We'll be starting with Caro 2020. So basically, we're reporting under company's audit report 2020. Caro has been introduced in our session. First of all, इसमें short title application commencement ये आया था year 2020 में. It is applied to every company, including a foreign company, but further are the exceptions. तो इसमें 5 exceptions हैं. First is a banking company under Banking Act, insurance company under Insurance Act, license company under Section 8, OPC, one person company and a private limited company. तो इनको ये apply नहीं होता है because these companies have their own respective statutes. Now, there are two important paragraphs in this auditor's report has paragraph 3 and paragraph 4. So paragraph 3 may we'll see following list which are included in auditor's report. Okay, so start with we'll be seeing first thing is whether the company is maintaining proper records or that records should have particulars including quantitative details, what are the quantities they are purchasing and the situation of their PPE. So this is pertaining to plant, property and equipment or property, plant and equipment. Apart from this, whether the company is making or maintaining proper records showing full particulars of intangible assets. So first portion है उसमें आपके assets आ जाते हैं both tangible and intangible. So PPE में first whether this property, plant and equipment they have been physically verified. मैनेजमेंट ने इनको फिजिकली वेरीफाई किया है एट रीजनेबल इंटरवल्स और अगर इनमें कोई भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो वेरिफिकेशन ऑफ सच थिंग हैज बीन प्रॉपर्ली डेल्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस टाइटल deeds of all immovable properties other than lessee and lease agreements. लीज के अलावा अगर कंपनी की कोई भी खुद की लैंड या मशीनरी या प्लांट विच इज इमूवेबल इन नेचर तो उसके सारे डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किए हुए हैं. सो देयर इज अ फॉर्मेट गिवन जहाँ पे प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, ग्रॉस वैल्यू, कैरिंग इट, वो पीपीई या इंटेंजिबल एसेट किसके नेम पे है, कंपनी के या किसी डायरेक्टर के. कंपनी के नेम पे है तो इट विल कम अंडर दिस कॉलम. इफ इट इज अंडर प्रमोटर, डायरेक्टर और एनी एम्प्लॉय दिस वुड कम अंडर दिस कॉलम. फिर पीरियड हेल्ड, इट इज इंडिकेटिंग द रेंज कितने ईयर्स से वो कंपनी के पास है. इफ कंपनी के नेम पे नहीं हो के किसी और पे है सो व्हाट इज द रीजन. अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो भी आपको मेंशन करना जरूरी है. नेक्स्ट इज अगर कंपनी ने वो पीपीई को रीवैल्यू किया है, ओके, इंक्लूडिंग राइट ऑफ यूज. सो व्हाट इज द रीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन अमाउंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर के हिसाब से है या नहीं. अमाउंट ऑफ चेंज, अगर चेंज 10% से ज्यादा है तो दैट अमाउंट नेट वैल्यू carrying each class of PP or intangible assets should also be mentioned. Okay, say for example हमारे पास लैंड है that is 50 lakhs. 50 lakhs का आपने 10% that is 55 lakhs तक किया, ठीक है, we can understand. और but if it is beyond 10%, say for example it goes to 60 lakhs or 70 lakhs, तो आपको चेंज करना, आपको मेंशन करना है कि ये जो एक्सीडेड वैल्यू है क्या ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर के रिकमेंडेशन पे या उसके अप्रूवल से है क्या. नेक्स्ट, अगर कंपनी के कोई भी प्रोसीडिंग्स चालू हैं विच आर इनिशिएटेड, जो अभी स्टार्ट हुई है या पेंडिंग है अंडर एनी बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट और रूल्स देयर अंडर, वो सारे जो लिटिगेशंस हैं आपको डिस्क्लोज करने हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो फर्स्ट पार्ट, ये पूरा पार्ट पीपीई and intangible assets, that is assets से related है. Second we come to whether physical verification of inventory has been done. So this second part, this is related to inventory. जो भी आपके पास कंपनी के पास इन्वेंट्री है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं, एंड दैट हैज टू बी डन एट रीजनेबल इंटरवल्स बाय द मैनेजमेंट.
ओके, ऑल्सो द कवरेज प्रोसीजर, 10% से ज्यादा अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है in the aggregate for each class, so that has been properly dealt in the books of accounts or not, ये आपको देखना है. से फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू है 10 lakhs और यहाँ पे दिख रहा है कि 10%, दैट इज 1 लाख से ज्यादा या कम का अगर अमाउंट में कोई भी गड़बड़ी है, सो ये जो अमाउंट का डिस्क्रिपेंसी है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली मेंशन्ड है या नहीं. नेक्स्ट इज whether during any point of time of the year the company has been sanctioned working capital limits in excess of 5 crores. 5 करोड़ से ज्यादा अगर कंपनी कोई भी वर्किंग कैपिटल ले रही है इन एग्रीगेट एक या कई बैंक्स से, तो कंपनी क्वार्टरली रिटर्न्स जो फाइल करती है, वेल आर दोज इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट? इफ नॉट, गिव डिटेल्स. ऑडिटर को चेक करना जरूरी है कि कंपनी के पास कोई भी वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, चाहे वो एक बैंक से हो या एन नंबर ऑफ बैंक्स एग्रीगेट से. वेदर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है. ना दिस इज नेक्स्ट पॉइंट. सो फर्स्ट पॉइंट है एसेट से रिलेटेड, सेकेंड है इन्वेंट्री से रिलेटेड, थर्ड इज पर्टेनिंग टू इन्वेस्टमेंट्स. ओके, सो ये पूरा पोर्शन इन्वेस्टमेंट से लेकर है. इन्वेस्टमेंट्स में अगर कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, गारंटी सिक्योरिटी या उन्होंने ग्रांट किया है कोई भी लोन या एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड, किसी कंपनी को, फर्म को, एलएलपी को या अदर पार्टीज को, तो ऑडिटर को देखना है, उसको उसके ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना है. इफ कंपनी हैज during the year provided any loans or advances in the nature of loans or stood guarantee, कंपनी ने किसी की गारंटी भी ली है, तो जो भी एग्रीगेट अमाउंट का लोन है या उसका कोई भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग है एट द बैलेंस शीट विथ रिस्पेक्ट टू सच लोन्स, वो सारा आपने मेंशन किया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दिस एग्रीगेट अमाउंट and the balance outstanding with respect to such loans or advances, two parties. Now, this one is two subsidiaries, joint ventures, and associates. Second point is parties other than subsidiaries, joint venture or associates. अगर कंपनी ने अपने सब्सिडरी को, जॉइंट वेंचर्स को या एसोसिएट को दिया है, इट विल कम अंडर दिस. अगर उसके अपार्ट फ्रॉम दैट किसी दूसरे पार्टी को दिया है, ये बी सेक्शन में आ जाए. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, गारंटीज प्रोवाइड हुई है या सिक्योरिटी और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोन का दिया गया है, दोज आर नॉट ऑन प्री जुडिशियल बेसिस. कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई भी लोन, से फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट किया गया है बहुत ही कम अमाउंट पे, जो जुडिशियल नेचर में कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, अगर ऐसा कोई भी ऑडिटर को दिखता है, ही हैज टू मेंशन इट इन द ऑडिट रिपोर्ट. लोन्स एंड एडवांसेस के केस में कोई भी अगर लोन, उस लोन का नेचर, उसका रीपेमेंट स्केड्यूल, चाहे वो प्रिंसिपल का हो या इंटरेस्ट क्या हो, और वो रीपेमेंट या रिसिट्स रेगुलर है या नहीं, ये ऑडिटर को देखना जरूरी है. अगर कोई भी अमाउंट ओवर ड्यू है, तो दैट टोटल अमाउंट ऑफ ओवर ड्यू अगर वो 90 डेज से ज्यादा होता है, तो कंपनी ने उसके रिकवरी के लिए कोई भी स्टेप्स, फिर चाहे वो प्रिंसिपल की रिकवरी हो या इंटरेस्ट की हो, उठाई है या नहीं. अगर कोई भी लोन या एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड हो, वो अगर उस फाइनेंशियल ईयर में हो, तो वो लोन अगर रिन्यू हुआ है या एक्सटेंड हुआ है या कोई फ्रेश लोन दिया गया है प्रीवियस ओवरड्यू को सेटल करने के लिए, तो उसका एग्रीगेट अमाउंट ऑफ दैट ड्यू, रिन्यूड अमाउंट, एक्सटेंडेड और सेटल्ड बाय फ्रेश लोन, वो अमाउंट आपको लिखना, मेंशन करना जरूरी है. अगर कंपनी ने ग्रांट किया है कोई ऐसा लोन एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन रीपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट, अगर ऐसा कोई भी सस्पिशियस लोन है कि सामने वाला डिमांड कर देगा तब तब हम रीपे कर देंगे, या इसके टर्म्स या कंडीशंस कुछ भी फिक्स नहीं है,
तो ऐसे लोन का अमाउंट स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई भी लोन्स प्रोमोटर को या रिलेटेड पार्टीज को दिए गए, दैट आल्सो हैज टू बी मेंशन्ड। नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज एंड सिक्योरिटीज, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80, 185 एंड 186 ऑफ कंपनीज एक्ट कंप्लाइड हुई है या नहीं? इफ नो, तो उसके डिटेल्स लिखने जरूरी है। सो फोर्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग loans, investment guarantees. Next is regarding deposits. तो डिपॉजिट्स के केस में सेक्शन 73 टू 76 जो है कंपनीज एक्ट का, उसके सारे रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हुए हैं। अगर नहीं, कोई भी ऑर्डर पास हुआ है कंपनी लॉ बोर्ड, सीएलबी और एनसीएलटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या आरबीआई से, तो इनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं, ये देखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 इज कॉस्ट रिकॉर्ड्स कंपनी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 148, वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग जीएसटी। पॉइंट नंबर 7 tells us if company is regularly, so this point is regarding indirect tax, GST. अगर कंपनी रेगुलरली डिपॉजिट कर रहा है अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, जिसमें जीएसटी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, वैल्यू एडेड टैक्स, सेस और एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज, सो इन दिस केस द कंसर्न पीरियड अगर 6 मंथ से ज्यादा है या दे बिकम पेएबल, तो वो इंडिकेट होना चाहिए। कंपनी के ऊपर ऑलरेडी स्टैट्यूटरी ड्यू है इन अमाउंट्स का, और 6 महीने से ज्यादा अगर कंपनी ने कुछ पे नहीं किया है, तो ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट में देना जरूरी है। अगर जो भी स्टैट्यूटरी ड्यू है जो क्लॉज ए में रेफर हुए हैं वो डिपॉजिट नहीं हुए हैं, तो वो अमाउंट कितना है, क्या पेंडिंग है और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा किया गया है, वो भी मेंशन करना जरूरी है। Whether any transactions not recorded, point number 8, next point is whether any transactions not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed. ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शंस जो बुक्स में नहीं है वो सरेंडर या डिस्क्लोज हुए हैं असेसमेंट के अंडर, सो प्रीवियसली जो भी अनरिकॉर्डेड इनकम था वो प्रॉपरली अब रिकॉर्डेड हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये ऑडिटर को देखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 9 टेल्स अस अगर कोई भी डिफॉल्ट है लोन के अंडर, ओके, दिस एंटायर पॉइंट इज फॉर डिफॉल्ट, रीपेमेंट कुछ भी लोन्स या बोरोइंग्स का होता है या उनके इंटरेस्ट का, सो दैट अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट और वो पीरियड आपको इस फॉलोइंग फॉर्मेट में देना जरूरी है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ बोरोइंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज, सेकेंड नेम ऑफ द लेंडर, लेंडर वाइज डिटेल्स रहेगा, बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, गवर्नमेंट्स का नाम। नेक्स्ट इज अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, रेगुलर पेमेंट जो अमाउंट नहीं हुआ है वो अमाउंट आएगा, यहाँ पे अमाउंट आएगा, यहाँ पे आएगा कि ये प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट। इसके अलावा नंबर ऑफ डेज डिलेड और अनपेड, कितने दिन से है और इस पे ऑडिटर का रिमार्क क्या है। दिस फॉर्मेट में द डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और बोरोविंग्स अलोंग विद इंटरेस्ट वुड बी प्रेजेंटेड। अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि वो एक विलफुल डिफॉल्टर है किसी भी बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का या लेंडर का, मैनेजमेंट ने सामने से आके डिक्लेयर कर दिया यस वी आर डिफॉल्टर, सो इन दैट केस दैट हैज टू बी मेंशन्ड। अगर कोई भी टर्म लोन्स अप्लाई किए गए थे फॉर अ पर्पस for which loans were obtained, if not the amount of loans so diverted and the purpose for which it may be used may be reported। ठीक है, यहाँ पे कंपनी ने से फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेस करने के लिए 50 lakhs का लोन लिया और 5 lakhs का लोन लिया, बट वो लोन डाइवर्ट कर दिया गया किसी और काम के वजह से फॉर एग्जांपल प्लांट के लिए या फिर कोई लैंड परचेस करने के लिए। सो जो भी अमाउंट डाइवर्ट किया गया प्लस द अमाउंट ऑफ लोन
along with the purpose, वो आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर फंड्स रेज हुए हैं शॉर्ट टर्म बेसिस और वो यूटिलाइज हो रहे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो उसका नेचर और अमाउंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया था, शॉर्ट टर्म लोन्स यूजुअली जो 12 मंथ्स या कम के लिए होता है, बट वो लोन एक्सटेंड करके कंपनी लॉन्ग टर्म लोन के लिए यूज कर रहा है अलोंग विद द पर्पस। किस पर्पस के लिए, ये ऑडिटर को मेंशन करना जरूरी है अलोंग विद द नेचर। अगर कंपनी ने कोई भी फंड्स लिए हैं फ्रॉम एनी एंटिटी और पर्सन ऑन अकाउंट टू मीट ऑब्लिगेशंस, कंपनी ने अपनी सब्सिडरीज, एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे कोई भी लोन लिया है ताकि वो इनके कोई भी अमाउंट, कोई भी ऑब्लिगेशंस रीपे कर सके, तो वो टाइप का लोन, वैसे ट्रांजैक्शंस और ईच केस के अमाउंट लिखना जरूरी है। अगर कंपनी ने रेज किए हैं लोन ड्यूरिंग द ईयर ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज, अपने सिक्योरिटीज गिरवी रख के कंपनी ने अपने सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स या एसोसिएट कंपनीज को कोई भी लोन दिया है, तो उसके डिटेल्स रिपोर्ट में मेंशन करना जरूरी है। ऑल्सो अगर कंपनी ने वो अमाउंट पे डिफॉल्ट किया है, दैट ऑल्सो हैज टू बी मेंशन्ड। सो 9 पॉइंट्स यहाँ तक हुआ। 10 पॉइंट, पॉइंट नंबर 10 is pertaining to monies raised by way of IPO और FPO। तो कंपनी ने अगर कोई भी अमाउंट रेज किया है, इट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर और फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो कंपनी ने वो कब अप्लाई किया था, इफ नॉट डिटेल्स टुगेदर विद डिलेज और डिफॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन, वो सारा मेंशन करना जरूरी है। आईपीओ और एफपीओ के अलावा अगर कोई भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, या फिर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, चाहे वो फुल्ली, पार्शियली या ऑप्शनली कन्वर्टिबल हो, वो मेंशन करना जरूरी है अलोंग विद द कंप्लायंस उस फंड्स के लिए। और अगर ये कंप्लायंसेस नहीं हुए हैं तो उस डिटेल्स प्रोवाइड करना जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट इन्वॉल्व एंड नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस। सो पॉइंट नंबर 10 इज आईपीओ एफपीओ या कोई भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ है तो। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में अगर कंपनी का कोई भी फ्रॉड नोटिस हुआ है या रिपोर्ट हुआ है, तो नेचर एंड अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व कारो में आना जरूरी है। नेक्स्ट, कोई भी रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143 और ऑडिटर्स ने फॉर्म एडीटी 4 में फाइल किया है, तो वो इसमें आएगा। अगर ऑडिटर ने कोई भी विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स को रिसीव किया है, विसल ब्लोअर्स आर जनरली द पर्संस हु लाइमलाइट द डिस्क्रिपेंसी इन द कंपनी। वो चाहे कोई एम्प्लॉय हो सकता है, चाहे कोई स्टाफ हो सकता है, जिन्होंने अपफ्रंटली आके कहा है कि कंपनी के सिस्टम में ये गड़बड़ या फ्रॉड हो रहा है। ऐसे लोग जो सामने आके बोलते हैं उनको विसल ब्लोअर्स कहा जाता है। तो ऑडिटर के नजर में अगर ऐसा कोई भी विसल ब्लोअर आता है, तो ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में, दैट इज कारो रिपोर्ट में, वो मेंशन करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 12 इज कोई भी निधि कंपनी जिस जहां की नेट ओन फंड्स और डिपॉजिट का रेशियो 1:20, मतलब कंपनी के फंड्स 1 और उसके डिपॉजिट्स का रेशियो 20 है। नेक्स्ट, कोई भी निधि कंपनी अगर मेंटेन कर रही है 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, अनएनकम्बर्ड मतलब उस पे किसी का भी दबाव या कब्जा नहीं है, जो स्पेसिफाइड है इन निधि रूल्स 2014। और नेक्स्ट, whether there has been any default in payment of interest on deposit or repayment। ठीक है, निधि कंपनी से कोई भी लोन लिया हुआ है, 1:20 रेशियो नहीं मीट आउट हो रहा है या मीट आउट हो रहा है, 10% कोई भी अमाउंट अनएनकम्बर्ड है, या फिर उसके अमाउंट में interest या deposit में there is any default, that has to be mentioned by the auditor in its auditor report. So 12th point is regarding this Nidhi company. Point number 13 is where all transactions with related parties are in compliance with section 177 and 188. So ये दो sections they are related to related party transactions. ऐसे सारे related party transactions have been properly disclosed in the financial statements, that has to be mentioned.
16 point says, if company has any internal audit system who is commensurating the size and nature of business, क्या company के पास ऐसा कोई system है क्या? Next is whether the reports of the internal auditors for the period under audit were considered by the statutory audit. If yes, अगर कोई कंपनी के पास कोई भी इंटरनल ऑडिटर है तो उनका जो रिपोर्ट बनाया हुआ है क्या स्टैट ऑडिटर ने वो रिपोर्ट कंसीडर किया है? That has to be mentioned under point number 14 here. Point number 15 says whether the company has entered into any non-cash transaction with directors or persons connected to the director. So इसका provision Companies Act के section 192 के अंडर compliance हो रहे हैं या नहीं? से फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर को, डायरेक्टर की वाइफ को, उसके किसी पार्टनर को, उनकी किसी दूसरी कंपनी को, कंपनी ने नॉन कैश ट्रांजैक्शन कोई कार गिफ्ट कर दिया हो, कोई लैंड गिफ्ट कर दिया हो या गुड्स ऑफ हायर अमाउंट सप्लाई कर दिए हो, इन दैट केस those non-cash transactions whether they are in compliance with the provisions of 192 अगर है या नहीं वो आपको पॉइंट नंबर 15 के अंडर ऑडिटर को मेंशन करना जरूरी है. Screen has been. Okay. You guys are there with me, right? Yes, ma'am. लोकेश, आशीष, आप दोनों भी हो? Yes, ma'am. Yes. स्क्रीन फ्रीज हो गई थी तो मैंने रिटर्न इसको स्टार्ट कर दिया. ठीक है, we'll go with the next point. Related parties we finished. Directors. Next point number 16 is, okay, point number 16 is if company requires to be registered under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, if so, whether the registration has been obtained. कंपनी अगर बैंकिंग कंपनी का कुछ काम कर रही है तो क्या वो आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड है? फंड्स का काम कर रही है तो अगर कंपनी ने कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज किए हैं, किसी को घर लेने के लिए पैसा दे दिया, किसी को बिजनेस चलाने के लिए पैसा दे दिया, तो क्या कंपनी वो एक्टिविटीज विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द आरबीआई से कर रही है? If the company is a core investment company, CIC, as defined under the Reserve Bank of India, is it fulfilling the criteria of CIC? In case company is exempted or unregistered CIC, whether it continues to fulfill such criteria, तो ये सारे criterion company match कर रही है या नहीं, that has to be mentioned in the CARO. Last is whether the group has more than one CIC as part of the group. If yes, the number of CICs has to be made indicated of which it is the part. Point number 17 here says if the company has incurred any cash losses, okay, loss अगर company दिखाती है that comes under P&L, but loss cash form में है in the immediately preceding financial year, तो वो amount of cash कारों में दिखाना जरूरी है under point 17. Point 18 tells us if company has been received any resignation of the stat auditor during the year. If yes, why? Whether the auditor has taken into consideration the issues, objections, or concerns raised by the outgoing auditors. So there are conditions wherein stat auditors can resign. So that basis of resignation, are they valid? What is the reason? Is there any discrepancy, fraud, or misrepresentation in the company? उसके लिए स्टैट ऑडिटर का रेजिग्नेशन देखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अंडर पॉइंट 18. 19 says on the basis of financial ratios, aging, and expected dates of realization of financial assets and payment of financial assets, other information accompanying the financial statement, auditors' knowledge of BOD, management plans, and everything, there is no material uncertainty that is existing at the date of audit report. ठीक है, फाइनेंशियल रेशियोज के हिसाब से या कोई भी एक्सपेक्टेड डेट्स है रियलाइजेशन के लिए,
या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर से छुपी हुई नहीं है कि मैनेजमेंट के प्लान्स है आगे लेने के लिए, अगर ऐसी कोई भी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो company is capable of meeting its liabilities existing at the balance sheet date if they when they fall within a due period. ठीक है, उस ड्यू पीरियड में अगर कोई भी ऐसी कंप्लायंसेस या कोई भी लाइबिलिटीज आ रही है तो कंपनी लायबल है और कंपनी केपेबल है कि वो ये सारी लाइबिलिटीज रीपे कर सके। ये ऑडिटर देता है कारो रिपोर्ट में अंडर पॉइंट नंबर 90। पॉइंट 20 says whether in respect ऑफ एनी अदर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चालू है और कंपनी ने ट्रांसफर किया है अनस्पेंट अमाउंट टू अ फंड which is specified in schedule 7 to companies act within a period of 6 months। ठीक है, कंपनी ने वो अमाउंट स्पेंड नहीं किया है पर उसने एक फंड बना लिया है और उस फंड में एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को छोड़कर क्लियरली मेंशन्ड है अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट विद इन अ 6 months का टाइम, तो कारो रिपोर्ट में वो आना जरूरी है। ऑल्सो अगर कोई भी अमाउंट अनस्पेंड है अंडर सेक्शन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 135, अगर ये अमाउंट किसी भी स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, दैट ट्रांसफर हैज टू बी मेंशन्ड। लास्ट पॉइंट ऑफ पैरा 3, दैट इज पॉइंट नंबर 21, इज whether any qualifications or adverse remarks by the respective auditor in company's audit report includes consolidated financial statements। क्या किसी भी क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क्स, व्हाट आर क्वालिफिकेशंस? क्वालिफिकेशंस मींस ऑडिटर को कुछ डाउट है, उसने क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया है या एडवर्स रिमार्क दिया है कारो रिपोर्ट में जिसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द कंपनीज और पैराग्राफ नंबर ऑफ द कारो रिपोर्ट, हमने जो भी ऊपर 21 पॉइंट्स देखे उसमें दैट पैराग्राफ नंबर और जो भी क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क्स है ये लास्ट पॉइंट 21 के अंडर आ जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ 4, इसमें रीजंस टू बी स्टेटेड, अगर कंपनी ने कोई भी अनफेवरेबल या क्वालिफाइड आंसर दिए हैं रेफर टू पैराग्राफ 3 में, तो वो उसको पैराग्राफ 4 में स्टेट करना जरूरी है। ऑल्सो अगर ऑडिटर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, he is unable to express any opinion on the specified matter, that shall also be indicated in the fact together with the reasons that it is not possible for him to give his opinion and why it is not possible। ये इसमें आना जरूरी है। नेक्स्ट आर दिस केस स्टडीज। ये केस स्टडीज भी हम देख लेते हैं because these are related to कारो। सो सीए रवि पटनायक कंडक्ट कर रहा है ऑडिट कंपनी का जहां पे 2020 कारो का रिक्वायरमेंट जरूरी है। He finds that cash credit facilities amounting to 4 crores were released to the company by branch of a bank for meeting its working capital requirements। So इस 4 करोड़ में से रवि पटनायक ने देखा कि जो 1 करोड़ का अमाउंट है वो यूज हुआ है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को इंस्टॉल करने में, क्योंकि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वो रिक्वायरमेंट है। तो क्या कोई ऑब्लिगेशन बनता है कारो के अंडर? सो डेफिनेटली यस। यहाँ पे हम देखते हैं द एग्जाम्पल हैज डिस्पेंस्ड विद द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग इन्वेंट्री of their inventories at the end in their opinion। Now explain reporting requirement under CARO। ठीक है, all right, so this is different question। so यहाँ पे डेफिनेटली यस, लोन जिस अमाउंट के लिए लिया था कैश क्रेडिट फैसिलिटी, उसमें से अमाउंट 1 करोड़, चाहे वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए ही क्यों ना लिया गया हो, अगर ये दिया गया है और वो अमाउंट डाइवर्ट किया गया है तो कारो के अंडर
ऑब्लिगेशन बनता है कि ये चीज रिपोर्ट हो। ये क्लियर है आपको? दिस एग्जाम्पल इज अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे इन दिस एग्जाम्पल कंपनी को पता चला है कि इन्वेंट्री का प्रैक्टिस करते टाइम ईयर एंड में दिस एक्सरसाइज इज रिडंडेंट, टाइम कंज्यूमिंग एंड इंट्रूशन टू नॉर्मल फंक्शनिंग। इन्वेंट्री चेक करते करते उनको लगा कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और नॉर्मल फंक्शन में प्रॉब्लम दे रहा है, तो अभी हम इसको रिपोर्ट कैसे करें? तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री में पैरा टू क्लॉज 2 of para 3 requires auditor to report whether the physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals, और ऑडिटर के ओपिनियन में जो भी कवरेज और प्रोसीजर है वो प्रॉपरली वेरीफाइड है या नहीं, मैनेजमेंट से अप्रोप्रिएट है या नहीं। अगर 10% से ज्यादा का कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो उसको प्रॉपरली नोटिस करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना जरूरी है। ऑल्सो इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर कंपनी ने सैंक्शन किया है वर्किंग कैपिटल लिमिट्स 5 करोड़ से ज्यादा, सो इन दैट केस करंट एसेट्स और उसका क्वार्टरली फाइलिंग रिटर्न कंपनी को करना जरूरी है। अगर उसके डिटेल्स नहीं दिए गए हैं तो वो दिखाना जरूरी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो इन दिस अबाउ केस फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री का होना जरूरी है, पर वो मैनेजमेंट ने किया नहीं है, ये रीजन देके कि दैट इज रिडंडेंट, टाइम कंज्यूमिंग एंड इंट्रूशन। सो ये जो फैक्ट है ऑडिटर को पिन पॉइंट करना जरूरी है कारो 2020 के अंडर, और उसका जो भी इम्पैक्ट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो रिपोर्ट कर देगा। Okay, so by this we'll end this session here. If you have any doubts regarding to Caro या कोई भी case study from any other book, feel free to ask me. All right, take care. God bless you. Okay, लोकेश, आशीष, Yes, कोई ma'am. भी डाउट है आपको ये सेशन में? क्या कारो पोर्शन पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है? मैम एक बार इन्वेस्टमेंट थोड़ा करा दो ना दोबारा में। इन्वेस्टमेंट्स का पोर्शन? यस मैम, थर्ड पैरा मैम। यस यस यस, दिस पार्ट, यस यस मैम। राइट? ठीक है, देखो कंपनी ने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे कंपनी ने गारंटी दी हो, सिक्योरिटी ली हो, या कोई नेचर का एडवांस या लोन दिया हो किसी भी दूसरी कंपनी को, फर्म को, एलएलपी को या अदर पार्टीज को, तो उसका अमाउंट क्या है, एग्रीगेट अमाउंट क्या है, वो अमाउंट का बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है, जो लोन्स कंपनी ने अपने सब्सिडरीज को, जॉइंट वेंचर्स को या एसोसिएट्स को दिए हैं। इसके अलावा पार्टीज अदर टू सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट्स को दिए तो उसका भी एग्रीगेट अमाउंट और बैलेंस आउटस्टैंडिंग दिखाना जरूरी है। नेक्स्ट, कंपनी ने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किए हैं जिसके टर्म्स या कंडीशंस प्री जुडिशियल है कंपनी के इंटरेस्ट को, तो वो पॉइंट मेंशन करना जरूरी है कंपनी के हित में। जैसे हम जनहित बोलते हैं ना, वैसे कंपनी के इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी फिशी या कोई भी डाउट फिश में कोई भी अमाउंट दिख रहा है, कम इंटरेस्ट में दिया है, इंटरेस्ट फ्री ही दिया है, वो अमाउंट अगर ऑडिटर के नजर में है तो उसको कारो में देना जरूरी है। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल या इंटरेस्ट के स्केड्यूल में अगर कोई भी चीजें रेगुलर नहीं है या रेगुलर है, वो ऑडिटर को रिपोर्ट में देना जरूरी है। कोई भी अमाउंट ओवर ड्यू हो चुका है 90 डेज के ऊपर, मतलब 90 दिन से ज्यादा अमाउंट भरा नहीं है, तो कंपनी ने उसके रिकवरी के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, फिर चाहे वो प्रिंसिपल का रिकवरी हो या इंटरेस्ट को, वो ऑडिटर को दिखाना जरूरी है। अगर कोई भी लोन या एडवांस ग्रांट हुआ है, अभी समझो किसी भी कंपनी को उन्होंने 5 लाख का लोन दिया, वो 5 लाख का लोन रिन्यू हुआ है
या नया लोन दिया गया है या उसको 3 साल के लिए था पर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, तो वो अमाउंट का स्पेसिफिकेशन देना जरूरी है कि क्या अमाउंट रिन्यू, एक्सटेंड या सेटल हुआ है फ्रेश लोन से। अगर कंपनी ने कोई भी लोन्स या एडवांस ग्रांट किया है रीपेबल ऑन डिमांड विदाउट स्पेसिफिक टर्म्स और कंडीशंस, या जिसका पीरियड ऑफ रीपेमेंट नहीं मेंशन है, तो ऐसा कितना लोन कंपनी ने दिया है उसका टोटल, उसका परसेंटेज और उसका एग्रीगेट अमाउंट देना जरूरी है। दिस इज द पोर्शन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट्स। ओके मैम, डन। ठीक है, ये क्लियर है? यस मैम। ओके,